हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, शासकीय महाविद्यालय दलीराजहरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। मैं आज एमए राजनीति विज्ञान सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इकाई 3 के पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जेरेमी बेंथम के बारे में चर्चा करूँगी। सबसे पहले हम जेरेमी बेंथम के बारे में जानेंगे। जेरेमी बेंथम का जन्म 15 फरवरी 1748 को लंदन में एक प्रतिष्ठित वकील परिवार में हुआ। कम उम्र में ही वे लैटिन, फ्रेंच और अंग्रेजी में लिखी पुस्तकों को पढ़ने लगे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से सन 1763 में उन्होंने बीए किया तथा एमए करने के बाद कानून की पढ़ाई के पश्चात बैरिस्ट्री भी पास की। उन्होंने वकालत शुरू किया। उनके पिता उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने इंग्लैंड के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी क्षेत्रों में सुधार की ओर अपना ध्यान लगाया। बेंथम ने इंग्लैंड के तत्कालीन न्यायिक कानूनों में गंभीर त्रुटियों में सुधार हेतु विधि शास्त्र का अध्ययन और लेखन कार्य प्रारंभ किया। 1776 में उनकी पुस्तक फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने ब्लैकस्टोन के द्वारा लिखित अंग्रेजी कानून पर टीकाएं के सिद्धांत पर प्रहार किया। उनका पूरा जीवन ग्रंथ रचना, विभिन्न देशों के साथ पत्र व्यवहार और कानून सुधार के लिए सामग्री एकत्रित करने में ही गुजरा। सन 1785 के बाद बेंथम ने यूरोप के अनेक देशों का भ्रमण भी किया। सन 1789 के फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बाद फ्रांसीसी सरकार को अपने सुधार कार्यों को उपयोगितावाद के सिद्धांत द्वारा करने हेतु प्रेरित भी किया। सन 1792 में फ्रांस की राष्ट्रीय संसद ने उन्हें फ्रांसीसी नागरिक की उपाधि से सम्मानित किया। बेंथम उपयोगितावादी सिद्धांत का जनक न होते हुए भी उसका संस्थापक माना गया, क्योंकि बेंथम ने इस सिद्धांत को चिंतन का आधार बनाकर उसे सुव्यवस्थित रूप भी दिया। बेंथम इंग्लैंड के ह्यूम के ग्रंथ का अध्ययन कर मानव व्यवहार के लिए उपयोगितावादी विचार के मूल्य को ग्रहण किया। इसी तरह प्रिस्टले के ग्रंथ से अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख वाक्यांश का भी उन्होंने विस्तार किया। 84 वर्ष की उम्र में 6 जून 1832 को उनकी मृत्यु हुई। उनकी रचनाएं जिनको उन्होंने लिखा, उनमें सबसे पहला है फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, दूसरी है इसमें एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, तीसरी है उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, चौथी पुस्तक है इसमें अ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स आदि। उनकी पद्धतियाँ अनुभूति मूलक और पर्यवेक्षणात्मक भी थी, जिसमें उन्होंने व्यवहारिकता पर बल दिया। बेंथम ने संप्रभुता, कानून, दंड पर भी विचार प्रस्तुत किए, परंतु उपयोगितावाद का विचार प्रमुख रूप से है। उनकी प्रारंभिक रचना फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट में उपयोगितावादी चिंतन की सामान्य रूपरेखा भी मिलती है। बेंथम ने राज्य के कानूनों की कसौटी की उपयोगिता बताई। बेंथम के समस्त दर्शन का सार कानूनों की कसौटी की उपयोगिता है। बेंथम ने समस्त दर्शन का सार इस कथन में प्रस्तुत किया। प्रकृति ने समस्त मानव जाति को 2 संप्रभु स्वामियों के अधीन रख छोड़ा है। ये स्वामी हैं सुख और दुख। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, यह बताना इन्हीं दोनों का कार्य है।
अपनी इसी मान्यता के आधार पर बेंथम का कहना है कि व्यक्ति सुख चाहता है, अतः राज्य का कर्तव्य भी अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख पहुंचाना है। दूसरे शब्दों में, राज्य के कानून ऐसे होने चाहिए जिनसे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख पहुंचे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें उपयोगितावाद आखिर क्या है। उपयोगितावाद के अर्थ में, यह उपयोगितावाद उपयोगिता शब्द से बना है, जिसका अर्थ यह है कि कोई वस्तु व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लिए कितनी लाभदायक या सुख प्रदान करने वाली है। उपयोगितावाद का मूल आधार सुखवाद है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। सुखवाद के अनुसार जिस कार्य से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है वह अच्छा है, और जिसे करने से उसे दुख मिलता है वह बुरा है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक कार्य की अच्छाई या बुराई की कसौटी उससे प्राप्त होने वाला सुख या दुख है। सुख प्राप्ति को ही उपयोगिता कहते हैं। यहाँ पर सुख का अर्थ भौतिक और इंद्रिय प्रधान सुख से है, आध्यात्मिक अथवा पारलौकिक सुख से नहीं। इसके पश्चात हम देखेंगे कि बेंथम ने उपयोगितावाद के संबंध में जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो क्या है। सबसे पहले, उपयोगितावाद की नींव सुख दुख की मात्रा पर होती है, ऐसा बेंथम ने बताया। उनके अनुसार उपयोगिता किसी वस्तु अथवा कार्य का वह गुण है जो सुख दे सके और दुख का निवारण कर सके। बेंथम ने तत्कालीन समय में नैतिकता के विषय में प्रचलित धारणाओं का भी खंडन किया तथा उपयोगिता को नैतिकता और मानव जीवन का आधार बनाया। पहले लोग ईश्वर की इच्छा को ही नैतिकता का आधार माना करते थे। उनका कहना था कि जो कुछ भी ईश्वर की इच्छा अर्थात धर्मशास्त्रों के अनुकूल है वह नैतिक है, और जो उसके विपरीत है वह अनैतिक और पाप मूलक है। इसके अतिरिक्त नैतिकता के संबंध में प्राकृतिक विधि की धारणा भी प्रचलित थी। कुछ दार्शनिक मनुष्य के अंतःकरण को नैतिकता का स्रोत मानते थे। बेंथम ने ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि तथा अंतःकरण को व्यक्तिगत या आत्मगत कल्पनाएं मात्र कहा, क्योंकि इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। उन्होंने नैतिकता की परंपरागत धारणा के स्थान पर सुखवाद पर विश्वास किया तथा बेंथम ने कार्य के उद्देश्य की अपेक्षा उसके परिणाम को ही महत्व दिया है। आइए देखते हैं बेंथम के इस सुख दुख के सिद्धांत के कुछ स्रोत भी बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। बेंथम ने सुख दुख के 5 स्रोत बताए हैं। उनमें सबसे पहला है प्राकृतिक। जब कोई सुख या दुख प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे अतिवृष्टि अनावृष्टि ये होती है, जिसे हम प्राकृतिक दुख कहेंगे। यदि सही समय पर वर्षा हो जाए तो उसे हम प्राकृतिक सुख भी कह सकते हैं। इसी तरह दूसरा है नैतिक स्रोत। यदि किसी कार्य को नैतिक कार्य से सुख मिलता है तो नैतिक सुख कहा जाएगा। जब किसी कार्य के करने से मन को पश्चाताप मिले तो वह नैतिक दुख है। तीसरा है धार्मिक स्रोत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार या धर्म विरुद्ध कार्य करने पर जो सुख दुख मिलता है इसका स्रोत धार्मिक होता है। चौथा है सामाजिक स्रोत। जब किसी कार्य को करने पर समाज हमें पुरस्कार या दंड देता है तो वह सुख दुख सामाजिक होगा। इसी तरह से लास्ट है 5वां राजनीतिक अथवा कानूनी स्रोत।
जब कोई सुख या दुख राजनीतिक व्यवस्था अथवा कानून के कारण हो तो वह राजनीतिक सुख दुख कहलाता है। बेंथम ने इस राजनीतिक स्रोत को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि राज्य के कानून ऐसे होने चाहिए कि उनसे अधिकतम संख्या का अधिकतम हित संपादित हो सके। उन्होंने प्राप्त होने वाले सुखों की मात्रा में अंतर को बताया, गुणों को महत्व नहीं दिया है। उनके अनुसार सभी प्रकार के सुख एक जैसे ही होते हैं, उनमें कोई भी गुणात्मक अंतर नहीं होता। हाँ, विभिन्न सुख एक दूसरे से कम या अधिक जरूर हो सकते हैं। जैसे कविता का आनंद खेल के आनंद से अच्छा है, तो इसका अर्थ यह होगा कि वह खेल के आनंद से मात्रा में अधिक है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि कोई सुख दूसरे सुख की तुलना में घटिया दर्जे का है। सुख दुख के स्वरूप बताए गए हैं। सबसे पहला है, बेंथम ने सुख दुख को दो भागों में बांटा और इनमें सबसे पहला है सामान्य सुख, जो 14 प्रकार के बताए, जिसमें पहला है इंद्रिय सुख, दूसरा है धन या संपत्ति का सुख, तीसरा है निपुणता का सुख, चौथा मित्रता या सद्भावना का सुख, पांचवा शक्ति या सत्ता का सुख, छठवां है यश का सुख, सातवां है दया का सुख, आठवां है धार्मिक सुख, नौवां है निर्दयता का सुख, 10वां है आशा का सुख, 11वां है स्मृति का सुख, 12वां है कल्पना का सुख, 13वां है संपर्क का सुख और 14वां है सहायता का सुख। इसी प्रकार उन्होंने 12 दुख भी बतलाए, जिनमें सबसे पहला है दरिद्रता, दूसरा है परेशानी, तीसरा है बदनामी या अपयश, चौथा है शत्रुता, पांचवा है धार्मिकता, छठवां है भावना, सातवां है दया, आठवां है निर्दयता, नौवां कल्पना, 10वां स्मृति, 11वां है आशा और अगला है 12वां संपर्क। बेंथम ने इन स्रोतों के पश्चात सुखों को और दुखों को मापने का यंत्र भी बताया, जिसे हम सुखवादी मापक यंत्र के नाम से जानते हैं। इनके अनुसार सुख दुख की मात्रा विभिन्न कारणों से कम या ज़्यादा हो सकती है, जिसमें सबसे पहला है तीव्रता, स्थिरता, निश्चितता, निकटता, उर्वरता, विशुद्धता और विस्तार। इस तरह यह 7 सुखवादी मापक यंत्र हैं और इनके माध्यम से हम सुख और दुख को माप सकते हैं। जैसे दीर्घ काल तक रहने वाला सुख अल्पकालीन सुख की तुलना में अच्छा है। जब हम सुखों की गणना करते हैं तो उसकी तीव्रता और स्थिरता व निश्चितता का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। सुखवादी मापक यंत्र से किसी प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने 2 पड़लों में उन्हें तोला। बेंथम ने यह बताया कि समस्त सुखों के समस्त मूल्यों को एक ओर और समस्त दुखों के समस्त मूल्यों को दूसरी ओर एकत्र कर लेना चाहिए। यदि एक को दूसरे से घटाकर सुख शेष बच जाता है तो अमुक कार्य ठीक है, और यदि दुख शेष बचता है तो यह समझ लेना चाहिए कि अमुक कार्य ठीक नहीं है। इस तरह से उन्होंने सुखवादी मापक यंत्र के द्वारा सुखों और दुखों को मापने की बात बताई। अब आते हैं आगे हम उपयोगितावाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जिनमें सबसे पहली विशेषता मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना है। और उन्होंने ये बताया कि यह सुख एकमात्र अच्छी और इच्छित वस्तु है। धन, पद, स्वास्थ्य, सद्गुण भी द्वितीयक हैं। यह मनुष्य के अंतिम उद्देश्य और सुख प्राप्ति के केवल साधन मात्र ही होते हैं।
दूसरा है सुख और दुख का गणितीय मापन। बेंथम के अनुसार सुख और दुखों को तुलनात्मक आधार पर भी मापा जा सकता है और इसके लिए उन्होंने सुखवादी मापक यंत्र का प्रयोग किया। तीसरी बात है सार्वभौम सिद्धांत। यह सिद्धांत सार्वभौम रूप से लागू होता है। यह तपस्वियों पर भी लागू होता है। तपस्वियों को जिस रूप से सुख की अनुभूति होती है वह सुख का विकृत रूप है, क्योंकि तपस्या भौतिक सुख भले ही ना दे तथापि उसका परिणाम भी तपस्वी के लिए सुख का ही द्योतक है। यह आत्मिक सुख होता है। चौथा, सुख का आलिंगन और दुख का बहिष्कार, अर्थात यह सिद्धांत सुखों को आलिंगित करता है और दुख का बहिष्कार करता है। पांचवा है राज्य मनुष्य के सुख में वृद्धि करने वाला साधन है। यह एक ऐसा साधन है जो मनुष्य के सुखों को बढ़ाता है, उसमें वृद्धि करता है। इसलिए व्यक्ति को राज्य की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और ऐसा करना उनके लिए उपयोगी और लाभदायी भी होगा। छठवां है उपयोगिता के आधार पर कानून का मूल्यांकन। बेंथम ने उपयोगितावाद सिद्धांत का प्रयोग कानून निर्माण में किया और विधायकों के लिए कहा कि उन्हें ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे अधिकतम जनता को सुख मिलता हो और कानून बनाते समय इस बात का ध्यान उन्हें अवश्य ही रखना चाहिए। आगे हम देखेंगे विशेषताओं के पश्चात उपयोगितावाद के संबंध में कुछ आलोचनाएं भी विचारकों के द्वारा की गई है। यह आलोचना इस प्रकार है। इनमें सबसे पहला है कि सुखों को मापा नहीं जा सकता। जिस प्रकार बेंथम ने कहा है कि ये सुख मापे जा सकते हैं, तो विचारक जो इसकी आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिसके द्वारा हम किसी भावना की तीव्रता की निश्चित मात्रा को किसी अन्य भावना की तीव्रता से तुलना कर सकें। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि सुखों के गुणात्मक भेद की उपेक्षा बेंथम ने की है और उन्होंने केवल मात्रात्मक भेद को ही बताया, जबकि सुख गुणात्मक भी होते हैं, जैसे स्वादिष्ट भोजन करना और काव्य का रसास्वादन करने में जो सुख या आनंद मिलता है वह एक जैसा नहीं होता। सुखों की मात्रा तथा गुण की दृष्टि में अंतर होता है। कुछ सुख मात्रा में कम होने पर भी गुणों की दृष्टि से ऊंचे होते हैं। अगली आलोचना है तीसरी, सुख भौतिक न होकर मानसिक होता है। आलोचकों का कहना है कि व्यक्ति केवल सुख के लिए ही कार्य नहीं करता, वरन वह परोपकार, त्याग, सेवा आदि दुख उठाकर भी उसे मानसिक सुख प्राप्त होता है और यह भौतिक सुख से भी ज़्यादा उत्कृष्ट होता है। अगली आलोचना है कि यह सिद्धांत राजनीति का दर्शन न होकर शासन का दर्शन है। यह केवल सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ही वर्णन करता है, जबकि यह राज्य के सैद्धांतिक पक्ष की कोई विवेचना नहीं करता। इस सिद्धांत में मौलिकता का अभाव भी है। यह बात बेंथम ने खुद नहीं प्रस्तुत की, बल्कि उन्होंने ह्यूम से मानव व्यवहार के लिए उपयोगिता का विचार, प्रिस्टले से अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख का सिद्धांत ग्रहण किया है, इसलिए उसमें मौलिकता का अभाव पाया गया। अगली आलोचना है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत सही नहीं। यह सिद्धांत अव्यवहारिक और असंगत है, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति को प्राप्त होने वाला सुख दूसरे व्यक्तियों का भी हो, तथा यह सिद्धांत अधिकतम की बात करता है, समस्त लोगों के हितों का नहीं। सातवीं आलोचना है सुखवादी मान्यता के संबंध में। सुखवादी मान्यता बेंथम के विचारों का आधार है। यदि हम सुख और दुख को प्रेरक तत्व मान लें तो समाज का या तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा या फिर
समाज में सुख प्राप्ति की ऐसी होड़ लग जाएगी कि एक प्रकार के सामाजिक संघर्ष से विप्लव आने की संभावना हो जाएगी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि इन आलोचनाओं के बावजूद उपयोगितावाद का महत्व भी बरकरार है। उपयोगितावाद का महत्व इस बात में है कि बेंथम ने इंग्लैंड के तत्कालीन कानूनों में विद्यमान दोषों को दूर करने का प्रयास किया। यह उपयोगितावाद लोकतांत्रिक और जन कल्याणकारी राज्य की उदात्त भावना से अभिप्रेरित है। यह अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख को वृद्धि करने पर बल देता है। यह एक ऐसी व्यवहारिक यथार्थवादी विचारधारा है जो सामाजिक कल्याण के ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करती है तथा यह राजनीतिक व सामाजिक सुधार हेतु प्रेरित करती है। धन्यवाद। आपने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को बड़ी तन्मयतापूर्वक रूप से सुना और समझा। इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करती हूँ।